अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू AK एजुकेशन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फेडरल टेक्स्ट बुक एंड चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम सिंध टेक्स्ट बुक एंड पंजाब टेक्स्ट बुक जिसका नाम है द सेल, उसको डिस्कस किया था। उसके कुछ MCQs थे जो हमने डिस्कस किए थे हमारी पिछली वीडियोस के अंदर, जिसके 2 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स के हवाले से। ठीक है, इंजाइम्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन द PMC सिलेबस। ठीक है, जो कि PMC हर साल अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड करती है और इसमें से मोस्टली 3 to 4 MCQs जो होते हैं वो मस्ट आते हैं बायोलॉजी सेक्शन के अंदर। तो आज हम इसके कुछ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो MCQ नंबर 1 को देखते हैं। तो द जनरल मैकेनिज़्म इज़ डैट एन एंजाइम एक्स बाय। ठीक है, किसी भी एंजाइम का एक जनरल मैकेनिज़्म जो होता है वो क्या होता है, जिसके ऊपर एंजाइम्स जो है वो बेस्ड होता है, उसकी एक करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स वाले टॉपिक में लिखा होगा। ए हमारे पास ऑप्शन है रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बी इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, C decreasing pH value और D increasing the pH value। मैं बात करती चलूँ एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी काम खुद ब खुद नहीं होता जब तक कि उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। चलो मैंने यहाँ पे बायोलॉजी को थोड़ा फिज़िक्स से रिलेट कर दिया। लाइक अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, अगर आप जनरेटर भी स्टार्ट करते हो तो आपको फर्स्ट उसको कोई एनर्जी फोर्स देनी होती है। ठीक है, कि यहाँ कम से कम अगर आपको लाइट भी ऑन करनी थी तो आपको उठकर स्विच ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी लाइट ऑन होगी। तो कोई ना कोई एनर्जी आप किसी चीज़ को देते हो उस चीज़ को इनिशिएट करने के लिए। इसी तरह जब आप एंजाइम्स के एक्शन को इनिशिएट करते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ एनर्जी जो है आपकी बॉडी को प्रोवाइड करनी पड़ती है और उस एनर्जी को नाम दिया जाता है एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, एंजाइम जब एक्ट हो जाता है किसी रिएक्शन के अंदर तो वो क्या काम करता है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मींस आपकी बॉडी को कम से कम एनर्जी लगानी पड़ती है किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो सेफ़ रहती है बॉडी के अंदर। तो ये एंजाइम की एक जनरल मैकेनिज़्म है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ कि ये आंसर क्यों है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की। द कोएंजाइम इज़। ठीक है, कोएंजाइम क्या होता है। ए ऑफन अ मेटल, एक मेटल होता है कोएंजाइम। ऑलवेज अ प्रोटीन, हमेशा एक प्रोटीन होता है। ऑफन अ वाइटामिन, एक वाइटामिन होता है। या ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हमेशा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो मैं बताती चलूँ कि ये आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है साफ साफ कि कोएंजाइम्स जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम वाइटामिन। ठीक है, वाइटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं कोएंजाइम जो कि एंजाइम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि आप एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकता है। तो इस ऑफिना वाइटामिन। नंबर 3 MCQ, कैटलिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स। वाई कैटलिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स। कैटलिस्ट और एंजाइम्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं और एंजाइम्स कब हो जाता है जब वो कैटलिस्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वर्क करें। ठीक है, एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट ही है एंजाइम भी, लेकिन क्या फ़र्क है कि एंजाइम जो होता है वो लिविंग बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट और एंजाइम्स में एक और डिफरेंस है, वो क्या है कि फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर, मींस हाई टेम्परेचर के ऊपर फंक्शनल होते हैं। नॉट यूज्ड अप इन रिएक्शन में यूज नहीं होते। बीइंग प्रोटीनेशियस होते हैं। एंड हैविंग हाई रेट डिफ्यूजन होता है। तो इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन सही है वो हम डिस्कस करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि हमारी बॉडी जो है उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो फ़र्क ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं जबकि जो कैटलिस्ट हैं हमारे पास वो प्रोटीनेशियस नहीं होते। ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ। एंजाइम्स किस चीज़ के पॉलीमर्स हैं। एक बात आप लोगों की बुक में बार बार रिपीट है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, मींस दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स जो है वो एक पॉलीमर है। ठीक है, जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मींस उसके जो मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के वो अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनसे मिलकर बनता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन्स बना देते हैं मिलकर,
तो वो प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, तो इसके भी जो मोनोमर्स होंगे वो सेम वही होंगे जो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, एंड दैट आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। हम बाकी MCQs ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हेक्सोस शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो अमाइनो एसिड्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव दिस स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज़ ट्रू। इनमें से एंजाइम्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी सही है, ठीक है, विच इज़ ट्रू। एंजाइम्स एक्सेलरेट रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो रिएक्शन को तेज़ कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ये हम फर्स्ट MCQ में डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकी MCQs को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हुज 3 डायमेंशनल फॉर्म इज़ द की टू देयर फंक्शन। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और मोस्टली 3D होते हैं, ये वाला भी सही लग रहा है मुझे। एंजाइम्स डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। येस, बिल्कुल, एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर कोई जो है चेंज नहीं डालते, ठीक है। एंजाइम्स का काम होता है सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को स्पीड अप करना, तो ये भी सही है। तो हमारे पास डी ऑप्शन है, डैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो हम ये सारे के सारे जो ऑप्शंस थे वो करेक्ट थे, इसलिए जो इसका बेस्ट ऑप्शन आंसर है डैट इज़ ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, कोशलैंड प्रपोज्ड विच मॉडल। आप लोगों की बुक के अंदर 2 एक्शन मॉडल्स की बात की हुई है एंजाइम के। एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल जो कि एमिल फिशर ने जो है प्रपोज किया था, एंड एक हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो कि कोशलैंड ने प्रपोज किया था। तो इधर कोशलैंड का पूछा जा रहा है, तो कोशलैंड ने प्रपोज किया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मॉडल। सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ द करेक्ट आंसर। Next we have in human body optimum temperature for enzymatic activities is। ह्यूमन बॉडी के अंदर enzymatic activity का most appropriate जो optimum temperature है। optimum temperature एक ऐसी term होती है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्ट एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वही जो है ह्यूमन बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। 37 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। ये जो बात है ये आप लोगों के फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाला जो टॉपिक है एंजाइम्स चैप्टर के अंदर, उसमें जो टेम्परेचर वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है डैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो डैट इज़ 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये जो होता है एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, एंड दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एज वेल। So 37 degree Celsius is the correct option. Next we have optimum pH value of pepsin is, ठीक है। पेप्सिन की optimum pH value क्या है, ठीक है। So पेप्सिन जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक, जो कि प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, स्टमक में थ्रू द डाइजेशन प्रोसेस। तो इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया ये हाईली एसिडिक है। मींस हाईली एसिडिक मींस इसकी जो पीएच होगी डैट वुड बी लेस देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं वो लेस देन 7 ही हैं, 1.4, 2, 3.5 एंड 5। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डैट इज़ हमारे पास ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये आ जाती है कि सिंथ टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास 1.4 शायद मैंशनड है और फेडरल के अंदर 2 मैंशनड है। तो जब ऐसा कोई MCQ आ जाता है तो ट्राई करिए कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक या फिर फेडरल टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें, ठीक है, स्पेशली इन द बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में ही ज़्यादातर वैल्यूज़ की बात होती है। तो हम यहाँ पे 2 को करेक्ट ऑप्शन करेंगे, वरना अगर 1.4 होता तो वो भी सही था, लेकिन हम 2 मेंशन करेंगे बिकॉज फेडरल टेक्स्ट बुक के अंदर 2 मेंशनड है। नंबर 9, द एंजाइम माइनस इट्स को एंजाइम नोन एज, ठीक है। एंजाइम जो होता है डैट इज़ प्योर प्रोटीन, ठीक है, और को एंजाइम जो होता है वो वाइटामिन हो जाता है। जब प्रोटीन में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो है अटैच्ड होता है डैट इज़ कॉल्ड एन होलो एंजाइम, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम प्योरली प्रोटीन होता है डैट इज़ कॉल्ड एपो एंजाइम। तो एंजाइम में से निकाल दो नॉन प्रोटीन पार्ट को तो वो प्योर प्रोटीन पार्ट बन चुका है, एंड डैट इज़ एपो एंजाइम। नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। मेटालो एंजाइम, आइसो एंजाइम एंड ऑल ऑफ दीज दे आर नॉट करेक्ट, इट इज़ एपो एंजाइम। 10th MCQ, नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज, ठीक है। एंजाइम्स के नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट को क्या कहा जाता है, कोफैक्टर, एक्टिवेटर, कोएंजाइम या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन प्रोटीन होती हैं, तो इसलिए ये ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। An uncatalyzed reaction involved,
ठीक है, एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है? डैट इज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी, बैलेंस्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज। अनकैटलाइज्ड मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई कैटलिस्ट या कोई एंजाइम ऐड ना किया जाए। मैंने कहा था एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, लेकिन जब एंजाइम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो डैट इज़ द करेक्ट आंसर। देन वी हैव विच अमंग दैम इज़ नॉट एट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम्स। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टी नहीं है? नॉट का वर्ड लाजमी गौर करिएगा, क्योंकि बच्चों को बात पता होती है लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी में एमसीक्यू सही से रीड नहीं करते। इस तरह के नॉट वगैरह वाले वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्ट या करेक्ट वाले वर्ड्स में कंफ्यूज होकर तो गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो इसलिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो देखना है हमें। स्पेसिफिक इन नेचर, प्रोटीन इन केमिस्ट्री, कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्पेसिफिक तो होते हैं वो नेचर के अंदर, ठीक है, प्रोटीन नेचर होती है उनकी। इसके बाद है स्पेसिफिक इन प्रोटीन इन केमिस्ट्री, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, येस। कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपकी बुक में भी ये मैंशनड है कि एंजाइम कभी भी खुद को कंज्यूम नहीं करता ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है, ना वो रिएक्टिंग या प्रोडक्ट की कुछ केमिस्ट्री पे चेंज प्रोड्यूस करता है। तो एंजाइम जो होता है वो यूज्ड अप नहीं होता इन द रिएक्शन, इट ओनली लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंजाइम, सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, येस, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। सो कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज द राइट ऑप्शन। 13 Mg+2 is an inorganic activator for enzymes। Mg+2, ठीक है, मैग्नीशियम, ये जो है वो किसका एक्टिवेटर है, कौन से एंजाइम का एक्टिवेटर है? अच्छा, मैं आपको एक एंजाइम्स की एक ख़ास बात बताती हूँ कि इसके आखिर में मोस्टली एज आता है, ठीक है, जिसके आखिर में एज आता है तो समझ जाइएगा डेट आर एंजाइम्स। लाइक वी हैव ऑप्शन फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अमाइलेज एंड एंटीरोकाइनेज। तो Mg+2 जो है वो कौन सा एक्टिवेटर है, किस एंजाइम का एक्टिवेटर है, वो हमें आंसर करेक्ट बताना है। ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है कि ये फॉस्फेटेज एंजाइम का जो है वो इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है, ठीक है, Mg+2। Then we have 14th MCQ. If more substrate to an already occurring enzymatic reaction is added, more enzyme activity is seen because। अगर हम एक हमारे पास इंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है और हम उसमें और ज़्यादा जो है सबस्ट्रेट ऐड करे जा रहे हैं तो मोर इंजाइमेटिक एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? देयर इज़ प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट दैन देयर इज़ इंजाइम। शायद सबस्ट्रेट ज़्यादा हो रहा है इंजाइम से, इसलिए नो, अगर दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है। देयर इज़ प्रोबेबली मोर इंजाइम अवेलेबल दैन देयर इज़ सबस्ट्रेट, ज़्यादा इंजाइम होगा शायद सबस्ट्रेट से। देयर इज़ प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट दैन आइदर सबस्ट्रेट और इंजाइम, द इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोबेबली फॉलिंग टू फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखें, अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करे जाओगे और एंजाइम कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो सबस्ट्रेट तो फालतू में जाएगा, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है एंजाइम के साथ अटैच होने की। तो इस वजह से ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट हो, इसलिए आप जब सबस्ट्रेट डाल रहे हो तो वो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे लगे जा रहा है, इस वजह से आपका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। Then we have MCQ number 15. Which statement about enzyme is incorrect? Incorrect, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है about the enzyme? Some of them consist solely of protein with no non-protein part. कुछ जो है वो completely proteins होते हैं जिसमें कोई non-protein part शामिल नहीं होता, बिल्कुल होते हैं एपो एंजाइम, मैंने आपको बताया था अभी पिछले MCQs में। दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज, बिल्कुल, ये भी हम पिछले MCQ में डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम्स खुद को यूटिलाइज नहीं करते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन्स, तमाम एंजाइम्स फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं बट दे आर राइबोजाइम्स, ठीक है, जो राइबोजाइम्स होते हैं जो RNA से बनते हैं डेट आर fibrous proteins, but mostly the enzymes are globular proteins. So this is the correct option. They without their cofactor are called apoenzyme, बिल्कुल, जब उसमें से नॉन प्रोटीन पार्ट निकल जाएगा तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट रह जाएगा, उसको हम apoenzyme कहेंगे।
16th MCQ, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट लॉक एंड की मॉडल? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग लॉक एंड की मॉडल? मैंने आपको बताया है 2 हमारे पास एक्शन मॉडल्स जो थे वो सजेस्ट किए गए थे, जिसमें से लॉक एंड की मॉडल जो था वो फर्स्ट मॉडल था, जो कि एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने हमें सजेस्ट किया था। उसके मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, इनकरेक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, मीन्स गलत है। स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली आ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, बिल्कुल, ये तो उसकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ अ नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, बिल्कुल, कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की वो एक नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, वो फ्लेक्सिबल होकर किसी और एंजाइम को अपने साथ अटैच नहीं करेगा। एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द रिएक्शन, बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट लॉक एंड की मॉडल की थी। इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल गलत, बिकॉज हर केमिकल रिएक्शन का अगर ये मैकेनिज्म डिफाइन कर रहा होता तो हमें इंड्यूस फिट मॉडल जो कि कौशल ने प्रपोज किया उसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। तो इस वजह से तमाम मैकेनिज़म्स को नहीं बताता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स हैं जिसमें लॉक एंड की मॉडल जो है वो ओबे करता है लॉस को। Then we have the next MCQ, that is MCQ number 17. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of an enzyme, which statement is incorrect in this respect. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब कि आप जितना एंजाइम जो है वो डालते रहेंगे रिएक्शन उतनी तेज़ी से वर्क करेगा। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इस हवाले से, मतलब गलत है। इंक्रीज़ इन एंजाइम मॉलिक्यूल इंक्रीजेज़ द अवेलेबल एक्टिव साइट्स, बिल्कुल करेक्ट, जितने ज़्यादा एंजाइम्स के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी। दिस रिलेशन इज़ फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड विद अनलिमिटेड एंजाइम कंसनट्रेशन, बिल्कुल नहीं, अनलिमिटेड टाइम के लिए कोई चीज़ नहीं होती। इफ़ द कंसनट्रेशन इज़ डबल द रेट विल बिकम 2-fold, बिल्कुल, अगर कंसनट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट भी डबल हो जाएगा। अच्छा, ये दिस रिलेशन इज़ फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपके पास सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाएगा फिर तो और एंजाइम डालने की कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइट तो खाली रहेंगी। तो इस वजह से अनलिमिटेड टाइम नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है तब तक अगर हम एंजाइम ऐड करते रहें तो ज़रूर हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी तेज़ रहेगी, रेट तेज़ रहेगा। 18th MCQ, excessive increase in temperature of medium causes the enzyme molecule to, अगर टेम्परेचर में हद से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो एंजाइम मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, अनअफेक्टेड रहेगा, डी नेचर हो जाएगा, या नन ऑफ दीज? तो इसमें से डी नेचर हो जाएगा। उसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, जब उस पर ज़्यादा टेम्परेचर इफेक्ट करेगा तो वो जो है प्रोटीन जो है वो अपनी मॉलिक्यूल चेंज कर लेगा शेप और वो डी नेचर्ड हो जाएगा। Then we have 19th MCQ, a chemical substance which can react in place of substrate with the enzyme but is not transformed into products and thus blocks the active site temporarily or permanently is called। एक chemical substance जो कि substrate की जगह जाके active site पे attached हो जाए लेकिन product को transform करने में help ना करे, सिर्फ active site को block करके रखे, भले temporarily या permanently, उसको क्या कहा जाता है? कोएंजाइम ब्लॉकर, इनिबेटर या कोफैक्टर। तो यहाँ की बुक में लिखा हुआ है डेट इज़ इनिबेटर, जो कि एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाता है जब सबस्ट्रेट नहीं होता और क्या करता है कि एंजाइम को उसकी एक्टिविटी करने से रोक देता है, प्रोडक्ट बनाने से रोक देता है। नाउ वी हैव द लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो, डेट इज़ MCQ नंबर 20। इफ़ एंजाइम कंसनट्रेशन इज़ लो, अगर एंजाइम की कंसनट्रेशन लो है देन द सबस्ट्रेट pH एंड टेम्परेचर वैल्यूज़ आर इक्वल टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट से कम है एंजाइम, pH और टेम्परेचर वैल्यूज़ तमाम सही हैं, तो इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगी? ठीक है, देखें एंजाइम कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एंजाइम कंसनट्रेशन कम है और सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हमें क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा? हमें एंजाइम कंसनट्रेशन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि सबस्ट्रेट उसके बराबर हो जाए और उसके बाद जो है वो रिएक्शन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा रेट, क्योंकि टेम्परेचर और pH तो ऑलरेडी नॉर्मल है हमारे पास। इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी एक्सेस में प्रेजेंट है। इंक्रीज़ इन pH नॉर्मल है हमारे पास, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास एंजाइम्स की कंसनट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज वो इस टाइम पे लो है।
आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने 20 MCQs सॉल्व किए हैं, आज डिस्कस किए हैं, तमाम ऑप्शंस उसको मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है। आई होप आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आई होगी एंड कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। एंड इफ़ इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ 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 काइंडली सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब इट, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन योर सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।